तो हेलो दोस्तों। आज हो गया है 27 सितंबर 2025 और आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप डिस्कस करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज की करंट अफेयर से रिलेटेड सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। हर एक वीडियो को डिटेलिंग में बताया गया है। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी अगर आपके बनते हैं तो आप इजीली उनको रिजोल्व कर पाओगे किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। पहला क्वेश्चन है 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी शिविर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये होना है यूपी में। यूपी में इसका आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हो रहा है। यह शिविर युवाओं को साहस, अनुशासन, सांस्कृतिक, विज्ञान और समाज सेवा से जोड़ने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा। इस शिविर की अगर बात करते हैं तो 61 साल बाद होने जा रहा है ये शिविर आयोजन है। इसमें अस्थायी टेंट सिटी का भूमि पूजन पूजन जो रहेगा वो 29 सितंबर को होगा। बात करते हैं इसकी तो 23 से 29 नवंबर तक होने वाली नेशनल जम्बूरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि इसका समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। भारत स्काउट एंड गाइड्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 30,000 भारतीय और 2,000 विदेशी युवा भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जयंती कब मनाई गई है? तो ये इनकी जयंती मनाई गई है अभी 26 सितंबर को। इनके बारे में देखते हैं। 26 सितंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जयंती मनाई गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित पंजाब के गांव में हुआ था। इनके बारे में देखते हैं, इनके राजनीतिक सफर के बारे में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर एक अर्थशास्त्री से देश के प्रधानमंत्री तक का रहा है। वे 1991 से लेकर के 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की ऐतिहासिक शुरुआत करी थी। वहीं अगर बात करते हैं हम तो 2004 से 2014 तक उन्होंने 2 बार लगातार प्रधानमंत्री पद पर वो रहे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने किन कक्षाओं के प्रमाण पत्रों को समान मान्यता देने की घोषणा की है? तो एनसीईआरटी ने हाल ही में शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की जो डिग्री होती है उसको समान मान्यता देने की घोषणा की है यहाँ पे। इसके बारे में हम देखते हैं आगे। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी अधिसूचना ई गजट में प्रकाशित की कर दी है। यह नया आदेश 15 नवंबर 2021 की उस अधिसूचना को निरस्त करता है जिसमें यह जिम्मेदारी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू को दी गई थी। यह जिम्मेदारी अब नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी परख को सौंपी गई है। अब इसके बारे में हम देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित शिक्षा बोर्ड पर यह लागू होगा। इसके अलावा संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो गठित बोर्ड होते हैं उन पे ये लागू होगा। कार्यपालिका के आदेश से जो बोर्ड बने होते हैं शिक्षा बोर्ड उन पे लागू होगा। इसके अलावा वैधानिक निकायों और द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं उन पे ये लागू होगा। इसके बाद में चलते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा। 27 सितंबर को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व को बढ़ावा देने और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ ने 1979 में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था। 27 सितंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने नियमों को अपनाया था, जिसे वैश्विक पर्यटन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यहाँ देखते हैं विश्व पर्यटन दिवस 2025 के बारे में। तो इसका मेजबान देश कौन है? 2025 का जो आयोजन होना है इसकी मेजबानी मलेशिया कर रहा है। मलेशिया के जो ऐतिहासिक शहर है मलक्का, वहां पे यह इसका आयोजन होना है। इसी के साथ साथ 27 से 29 सितंबर 2025 तक 7वां विश्व पर्यटन सम्मेलन भी यहाँ पे आयोजित होगा। अगर बात करते हैं इसकी थीम की, तो इस बार की थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। इस थीम का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देना है। अगर भारत की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो समारोह होने हैं, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने संग्रहालयों और स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश की घोषणा घोषणा करी है।
अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल सरकार ने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ में सामुदायिक सहभागिता आधारित राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य हरित आवरण बढ़ा रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस योजना की सफलता के लिए प्रत्येक समुदाय का आधारित संगठन को प्रति हेक्टर 1.20 लाख रुपए और भूमि क्षेत्र के अनुपात में धनराशि प्रदान की जाएगी। पौधे की जियो टैगिंग और वास्तविक समय की निगरानी के लिए समर्थन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा और सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से समुदाय आधारित संगठनों के बैंक खाते में किए जाएंगे। ये योजना वर्ष 2027 तक हरित और स्वच्छ हिमाचल के निर्माण जो सहायक साबित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस देश ने दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा जो प्रणाली है उसकी शुरुआत करने की घोषणा की है? ये घोषणा करी है रूस ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा। इसमें इस्तेमाल हुए ईंधन को कई बार उपयोग किया जा सकता है, जिसमें यूरेनियम की जरूरत कम होगी और रेडियोधर्मी कचरे की समस्या हल होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो पुतिन ने ये घोषणा वर्ल्ड एटॉमिक वीक फोरम में की है। अब वर्ल्ड एटॉमिक वीक फोरम क्या है? अब बात करते हैं, वर्ल्ड एटॉमिक वीक रूस के परमाणु उद्योग की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इस फोरम में 100 से ज्यादा देशों के लगभग 20,000 प्रतिनिधि शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस योजना का संबंध है स्पेस से। अब इसके बारे में देखते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में विज्ञान और के प्रति उत्सुकता को और शोध की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है। तो विद्यार्थी विज्ञान बारी योजना के तहत हर वर्ष 51 मेधावी छात्रों को अमेरिका स्थित अंतरिक्ष एरोनॉटिक्स एजेंसी नासा की यात्रा का अवसर मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं सिलेक्शन की, तो 3 चरणों में इसका चयन होगा। पहला चरण रहेगा, विद्यार्थी अपनी जो विज्ञान परियोजनाएं हैं वो प्रतियोगिता के माध्यम से इसमें प्रस्तुत करेंगे। इसमें से 21 श्रेष्ठ प्रोजेक्ट जो होंगे उनको चुना जाएगा। दूसरा चरण होगा जिला स्तर पर, जिसमें तहसील से चुने गए विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट में से 51 श्रेष्ठ का चयन होगा। और अंतिम चरण होगा राज्य स्तर पर, जिला स्तर से आए प्रतियोगियों में से अंतिम 51 विद्यार्थियों का चयन इसमें होगा। योजना की लागत की अगर बात करते हैं, तो इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 3 करोड़ रुपए है। स्कूली शिक्षा विभाग ने बताया है कि तहसील और जिला स्तर की यात्राओं का खर्च जिला योजनाएं विकास परिषद डीपीडीसी इसका वहन करेगी। छात्रों को इसका क्या फायदा होगा? तो इसरो और नासा जैसे संस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज देगा। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, भारतीय अंडर 17 पुरुष फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराया है? तो अभी हाल ही में भारतीय अंडर जो 17 फुटबॉल टीम है उसने सेमीफाइनल में नेपाल को हराया है। यहाँ देखते हैं, भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नेपाल को 3-0 से हराया है। सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पर यहाँ पे पक्की कर ली है भारतीय टीम ने। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 2-0 से हराया है। भारत को टूर्नामेंट में लगातार ये चौथी जीत मिली है। बात करते हैं अब फाइनल की, तो भारत के सामने फाइनल में बांग्लादेश की टीम रहेगी। यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में कौन भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं? तो वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमन को 26 सितंबर को दोबारा भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में देखते हैं, तो उन्हें अगले 2 वर्षों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई नियुक्ति 1 अक्टूबर को प्रभावी होगी। जो उनका मौजूदा 3 वर्षीय कार्यकाल था वो 30 सितंबर को पूरा हुआ। वेंकट रमन ने 30 सितंबर 2022 को वरिष्ठ न्यायविद के वेणुगोपाल का स्थान लिया था और अगले ही दिन उन्होंने औपचारिक रूप से पद संभाला। 13 अप्रैल 1950 को पुडुचेरी में जन्मे वेंकट रमन ने जुलाई 1970 में तमिलनाडु की बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकित हुए थे। वेंकटरमन ने लगभग 42 वर्षों तक कानूनी अभ्यास किया है और वह विधि आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन ये फिनिश होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए
ताकि हम इसी टाइप का आपके लिए कंटेंट ला सकें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टाइप की यहाँ पे सीरीज आनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक अपडेट आपको तुरंत यहाँ पे मिलते रहे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।